हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। हम वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ ली ग्रुप्स कर रहे थे। इस टॉपिक को करने से पहले कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था जो मैंने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। बट अब चीज़ें ऐसी हैं कि वो सब लिंक्ड हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो भी मुझे अपलोड कर देना चाहिए। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कुछ डेफिनेशन से, वन पैरामीटर सब ग्रुप को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन पैरामीटर सब ग्रुप ऑफ ली ग्रुप जी, इसकी डेफिनेशन देखिए। कहता है लेट एम बी अ स्मूथ मैनीफोल्ड। ठीक है, एम हमारे पास एक मैनीफोल्ड है जो कि स्मूथ है, एंड फाई टी बी अ डिफ्यूमॉर्फिज्म ऑफ मैनीफोल्ड एम डिफाइंड फॉर ईच रियल वैल्यू टी। तो डिफ्यूमॉर्फिज्म वाली मैपिंग जो कि फाई टी थी, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? मैनीफोल्ड से लेके मैनीफोल्ड तक, जहाँ पर जो टी होता है वो किसको बिलोंग करता है? कोई भी रियल नंबर होता है वो। ठीक है, तो फाई टी हमारी मैपिंग है फ्रॉम मैनीफोल्ड टू मैनीफोल्ड ओनली, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं फाई टी से। आगे देखिए, अब क्योंकि फाई टी डिफ्यूमॉर्फिज्म है, डिफ्यूमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि वो मैपिंग 1 1 है, ऑन टू है और डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अगर फाई टी वाली मैपिंग ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन देखिए, मैंने फाई एस ऑफ एस लिया, ठीक है, और उसको कॉम्पोजिशन कर दिया फाई टी से, जहाँ एस टी कोई भी रियल नंबर है, तो वो किसके बराबर आ जाए? वो आ जाए फाई ऑफ एस प्लस टी के। ठीक है, फॉर ऑल टी एस बिलोंग्स टू आर। ये थी पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि कोई भी टू टपल के लिए टी कॉमा पी, जहाँ पर टी पी कोई रियल नंबर है, नो, टी रियल नंबर है और जो पी है वो मैनीफोल्ड का कोई पॉइंट है, ठीक है, ली ग्रुप का कोई पॉइंट है, तो जो हमारी मैपिंग है फ्रॉम टी पी टू फाई टी पी, ये कैसी मैपिंग होगी? ये ऑब्वियसली ना, देखो, आर का एलिमेंट टी है, ठीक है, और पी जो है वो एम को बिलोंग कर रहा है, तो यानी ये जो टपल है कहाँ से आ रहा है? ये आर क्रॉस एम से आ रहा है, ठीक है, और फाई टी पी हमारा एज यूजुअल एम को बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि फाई टी इज अ मैपिंग फ्रॉम एम टू एम। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये आर क्रॉस एम टू एम तक जाएगी मैपिंग, ठीक है। और कैसे एलिमेंट्स होंगे इसके? टी पी टू फाई टी पी। तो ये क्या देगा हमें? ये हमें एक डिफरेंशिएबल मैप देगा, कहाँ से कहाँ तक? आर क्रॉस एम से लेकर एम तक। तो ये जो हमारे पास फैमिली आई है फाई टी सच दैट टी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, जो कि फाई टी की डिफ्यूमॉर्फिज्म है, इसको बोल देंगे हम वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैनीफोल्ड एम। ठीक है, तो फाई टी को वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैनीफोल्ड एम कब बोलेंगे? जब हमारा फाई टी ये टू कंडीशंस को फॉलो करेगा, ठीक है, कि आर क्रॉस एम टू एम वाली मैपिंग क्या होनी चाहिए? डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे है एक नोट। नोट क्या कह रहा है? ड्यू टू अबव डेफिनेशन वी ऑफन कॉल्ड अ डेफिमॉर्फिज्म एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो हमने ऊपर डेफिनेशन देखी है वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसी वजह से जब हमारे पास कोई डिफ्यूमॉर्फिज्म होता है फ्रॉम एम टू एम, ठीक है, मैनीफोल्ड टू मैनीफोल्ड, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे है एक थ्योरम। थ्योरम बहुत ही इजी सी है, अच्छी सी, इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं थ्योरम। थ्योरम कह रही है कि लेट फाई टी टी बिलोंग्स टू आर बी अ वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैनीफोल्ड एम, ठीक है। तो फाई टी सच दैट टी बिलोंग्स टू आर, ये हमने क्या ले लिया? वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैनीफोल्ड एम। तो हमें क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट है फाई नॉट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फाई टी, एंड फाई टी का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा? फाई माइनस टी, ठीक है। तो दो चीज़ें प्रूफ करनी है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि इसकी आइडेंटिटी निकालनी है, बतानी है कि फाई नॉट है, ठीक है, और जो इन्वर्स होता है हर एक एलिमेंट का वो क्या है? फाई माइनस टी। और सेकेंड कंडीशन क्या प्रूफ करनी है? कि फाई टी इज़ एन अबेलियन ग्रुप। तो बेसिकली ये जो फाई टी टी बिलोंग्स टू आर है, इसको हमने अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऐसा होता है, सेट होता है,
जिसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, एसोसिएटिव होती है, क्लोजर तो होती ही होती है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होता है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और एबिलियन के लिए क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव मतलब कि अगर मान लो ग्रुप प्लस के विद रिस्पेक्ट एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, ठीक है, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं। और कम्यूटेटिव ग्रुप को क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। आई नो कि आपको अलजेब्रा की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। तो पहली स्टेटमेंट प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन दैट द कलेक्शन फाई टी टी बिलोंग्स टू आर इज अ वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें दे रखी है, तो हमने ले लिया फाई टी टी बिलोंग्स टू आर एक वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैनीफोल्ड एम, ठीक है। तो अगर ये वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये वो दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। कौन कौन सी कंडीशन थी कि फाई एस कॉम्पोजिशन फाई टी इज किसके बराबर हो जाएगा, फाई एस प्लस टी फॉर ऑल एस टी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं एस को ज़ीरो पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई ज़ीरो कॉम्पोजिशन फाई टी, है ना। ये किसके बराबर होगा, फाई ज़ीरो प्लस टी के, ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगा, देखिए ज़ीरो प्लस टी क्या होगा, टी ही बनेगा ना, रियल नंबर में कोई ज़ीरो ऐड करोगे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फाई टी वापस से आ जाएगा। तो ये हमें क्या दे रहा है, मतलब मैंने फाई ज़ीरो के साथ अगर किसी भी फाई टी का कॉम्पोजिशन किया जहाँ पर टी कुछ भी रियल नंबर हो सकता है तो मुझे वापस से फाई टी बन गया। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि जो फाई ज़ीरो है वो आइडेंटिटी का काम कर रहा है ना। तो यानी फाई ज़ीरो ऑफ फाई टी किसके बराबर आ जाता है मेरे पास, फाई टी। सिंस फाई टी इज अ डिफ्यूमॉर्फिज्म देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अब जो फाई टी वाली मैपिंग है ये डिफ्यूमॉर्फिज्म थी, तो डिफ्यूमॉर्फिज्म थी तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो अगर मैं इस तरह से लिख दूँ दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ इक्वेशन 1 के दोनों तरफ मैं फाई टी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दूँ, करा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूमॉर्फिज्म है। तो अगर मैं ऐसा कर पा रही हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई नॉट ऑफ फाई टी कॉम्पोजिशन फाई टी इनवर्स, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, देखिए ये फाई नॉट ऑफ फाई टी तो फाई टी बन जाता है ना इक्वेशन नंबर 1 से, और ये फाई टी इनवर्स है एज इट इज़। अब किसी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो तो आइडेंटिटी मिल जाता है ना। आगे देखते हैं क्या बनता है, देखिए वो हमने इस तरह से लिख लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है वो। तो फाई ऑफ को हमने अकेला रहने दिया, इसका कॉम्पोजिशन ले लिया फाई टी ऑफ फाई टी इनवर्स का, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दिया। और जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने क्या किया, फाई टी इंटू फाई टी इनवर्स था ना, इसका कॉम्पोजिशन ले लिया, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये देखिए ये फाई टी ऑफ फाई टी इनवर्स आइडेंटिटी आ रहा था, ठीक है। तो फाई ज़ीरो ऑफ आइडेंटिटी और इक्वल टू किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए एनी एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज दैट एलिमेंट ओनली, तो फाई नॉट बराबर है आइडेंटिटी के। दैट मीन्स कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट फाई नॉट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फाई टी टी बिलोंग्स टू आर। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि जो इन्वर्स एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का वो क्या है, माइनस ऑफ दैट एलिमेंट, है ना, फाई ऑफ माइनस ऑफ दैट एलिमेंट। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसे, देखिए फाई टी ऑफ फाई इनवर्स टी, फाई माइनस टी, तो ये किसके बराबर होगा, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फाई टी प्लस ऑफ ब्रैकेट माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो यानी टी माइनस टी ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो यानी फाई टी ऑफ फाई माइनस टी मेरे पास फाई ज़ीरो आ गया, जो कि क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि फाई टी ऑफ फाई माइनस टी मुझे क्या दे रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। तो इससे मुझे ही मिल गया कि जो इन्वर्स एलिमेंट है वो क्या है, कुछ नहीं है, उस एलिमेंट का इन्वर्स कर दो और फाई ऑपरेशन लगा दो तो वही आ जाता है, ठीक है। तो यानी फाई टी इन्वर्स मुझे क्या दे रहा है, क्या है फाई टी इन्वर्स, फाई माइनस टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि अगर मैं पूछूं कि फाई थ्री का इन्वर्स एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो फाई माइनस थ्री होगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या प्रूफ करनी थी हमें कि वो एबिलियन ग्रुप है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बाय डेफिनेशन मेरे पास ये स्टेटमेंट है फाई एस ऑफ फाई टी, है ना, इसको मैं ये किसके इक्वल होगा, फाई एस प्लस टी के। अब एडिशन के विद रिस्पेक्ट जो रियल नंबर है वो तो कम्यूटेटिव होता है ना,
ठीक है। तो कम्यूटेटिव होने की वजह से s प्लस टी को मैं t प्लस एस लिख सकती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो अगर मैं फाई t प्लस एस लिख पा रही हूँ, तो अगर मैं इसी के ऑपोजिट जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, तो मैं इसको कॉम्पोजिशन मैपिंग में ऐसे लिख सकती हूँ, फाई t ऑफ फाई s। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है। तो आ गया मेरे पास कि फाई s ऑफ फाई t इज इक्वल्स टू फाई t ऑफ फाई s। दिस इम्प्लाइज व्हाट? दिस इम्प्लाइज दैट वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाई t बिलोंग्स टू r, ये क्या बना रहा है? एक अबेलियन ग्रुप बना रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट देखो बेसिकली डिफरेंशियल मैनिफोल्ड की सीरीज से उठा रखा है। डिफरेंशियल मैनिफोल्ड की सीरीज हमारी पेंडिंग चल रही है, बट डोंट वरी, मैं अपलोड कर दूंगी वो। ठीक है। तो अभी के लिए समझने के लिए आप यूँ समझें, मान लिए मेरे पास कोई इंटरवल है रियल नंबर में, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स क्या है? T1, T2 एंड सो ऑन। इन्फिनाइट होते हैं ना एलिमेंट्स इंटरवल में। तो अगर मैं इस इंटरवल में से क्या मैपिंग लूँ? ये मैनीफोल्ड पे मैपिंग लूँ सच दैट मुझे क्या मिले कि T1 पे मेरे पास आ जाए वैल्यू थीटा ऑफ T1, ठीक है, T2 पे वैल्यू आ जाए थीटा ऑफ T2, T3 पे वैल्यू आ जाए थीटा ऑफ T3। तो उसको मैं क्या बोलूँगी? उसको मैं बोल दूँगी कि वो इंटेग्रल कर्व फॉर्म कर रहा है एक। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? थीटा, ठीक है, जो थीटा है उसको मैं इंटेग्रल कर्व से रिप्रेजेंट करूँगी, और वो किसका कंसेप्ट है? वो डिफरेंशियल मैनीफोल्ड का कंसेप्ट है। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पर देखिए मेरे पास कोई मैनीफोल्ड M है या ली ग्रुप M है। ठीक है। देखिए मैनीफोल्ड और ली ग्रुप मैं क्यों ये ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि ली ग्रुप की डेफिनेशन में मैनीफोल्ड भी शामिल है। ठीक है, तो मैं मैनीफोल्ड वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ये पॉइंट P है मेरे पास मैनीफोल्ड पे। अगर मैं इस पे फाई t वाली मैपिंग लगा देती हूँ, ठीक है, किसी पॉइंट पे P, तो जब मैं फाई T1 लगाऊंगी तो मुझे फाई T1 मिल जाएगा, इसकी इमेज मिल जाएगी एट पॉइंट P। अगर मैं फाई T2 लगा दूंगी, ठीक है, ये सेट में से मैंने फाई T2 लगा दिया पॉइंट P पे, तो वो मुझे इसका इमेज यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं T3 पे लगा दूंगी फाई ऑफ T3, मुझे यहाँ मिल जाएगा। ये ऐसे पॉइंट्स मिल कर क्या बना देंगे? मैनीफोल्ड में एक कर्व बना देंगे। ठीक है, जो कि कहाँ से पास कर रही होगी? दैट विल बी पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो ये जो हमारा फाई T आया है, ठीक है, यानी कि T1, T2, T3 जो कि R को बिलोंग कर रहे हैं, इसको कॉमनली मैं नाम दे देती हूँ फाई TP। तो ये जो फाई TP है ना, ये रिप्रेजेंट करेगी एक कर्व को। ठीक है, फॉर T, जहाँ पर T की वैल्यू क्या होगी? T1, T2, जहाँ तक भी ये फैला हुआ है। ठीक है। तो अगर देखिए, अगर मेरे पास क्या हो, वो जो इंटेग्रल कर्व वाली मैपिंग है जिसे मैं थीटा से डिनोट कर रही थी, ठीक है, वो अगर मेरी इस चीज़ के बराबर आ जाए ना, तो उसको वो कंडीशन बन जाती है एक। ठीक है, वो क्या कंडीशन बनती है वो हम आगे समझेंगे, अभी के लिए आप इतना समझिए। तो समझ में आया कि क्या इक्वल होना चाहिए? एक जो इंटेग्रल कर्व जिसे इंटरवल से लेकर हम मैनीफोल्ड पे मैप कर रहे हैं, जिसे हम थीटा से डिनोट कर रहे थे, वो वाले पॉइंट्स का जो कर्व है, अगर ये फाई टी वाले कर्व से इंटरमर्ज हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? कि वो एक कंडीशन फॉर्म कर रहा है कि इन दोनों में कोई रिलेशन है। ठीक है। और याद हो तो जो इंटेग्रल कर्व का कंसेप्ट होता है उसमें क्या होता है, मान लिए कि इंटेग्रल कर्व में अगर कोई वेक्टर फील्ड x है हमारे पास, ठीक है, तो x के द्वारा हम बोलेंगे कि वो इंटेग्रल कर्व कैसे फॉर्म हो रहा है। क्या कंडीशन होती थी उसकी कंडीशन होती थी कि वेक्टर फील्ड एट पॉइंट C T1 किसके बराबर आ जाता था? डेरिवेटिव ऑफ C T1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू T1। तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसी से रिलेटेड है हमारा वन पैरामीटर सब ग्रुप वाला टॉपिक चल रहा था वो। ठीक है, वो उसमें चीज़ें कुछ नहीं थी तो मुझे भी लगा शायद ये एक्सप्लेन कर देना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये वाला जो कंसेप्ट है ये दोबारा से समझाया है। ठीक है, आगे है एक रिमार्क जो क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। चूज अ पॉइंट P बिलोंग्स टू M। ठीक है, हमने एक मैनीफोल्ड लिया, उसमें हमने एक पॉइंट P ले लिया।
तो P लेने के बाद हमने क्या, वो जो कंडीशन मैंने पीछे डिस्कस की अभी, ठीक है, कि थीटा ऑफ PT किसके बराबर हो जाता है अगर फाई टी P के बराबर हो जाता है, ठीक है। मतलब जो हमारी दो कर्व बन रही थी, एक हमारी इंटेग्रल कर्व वाली मैपिंग थी, ठीक है, एक फाई T1 वाली मैपिंग से जो कर्व आई थी, वो दोनों सेम ही हैं। तो क्या होगा, देन फाई PT जो थीटा PT, ठीक है, जो थीटा PT है ना, जो इंटरवल से मैनिफोल्ड को मैप कर रहा है, वो क्या होगा, थीटा PT इज अ डिफरेंशिएबल और पैरामीटराइज्ड कर्व थ्रू द पॉइंट P ऑन M, जिसे हम क्या बोलेंगे, विच इज कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो जो थीटा PT है वो ऑर्बिट कब कहलाएगा, वो ऑर्बिट तब कहलाएगा अगर उसके द्वारा जो कर्व फॉर्म हुई है वो किसके बराबर आ जाती है, वो फाई TP के द्वारा जो कर्व फॉर्म हुई है उसके बराबर आ जाती है, ठीक है। तो विच इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ द डिफ्यूमॉर्फिज्म फाई T थ्रू P, ठीक है। तो ये हमारा था ऑर्बिट का कंसेप्ट। आगे देखते हैं, कहता इफ XP डिनोट्स अ टेंजेंट वेक्टर ऑफ द ऑर्बिट थीटा P एट P। अब मान लिए ये जो थीटा P वाली मैपिंग आई, उससे जो हमारे पास कर्व आई, उसमें से हमने क्या ले लिया, एक वेक्टर फील्ड ले लिया, ठीक है। तो अगर मैंने एक वेक्टर फील्ड ले लिया जिसे मैं XP से डिनोट कर रही हूँ, ठीक, ऑफ ऑर्बिट थीटा P एट P फॉर T इज इक्वल्स टू 0, मतलब T की वैल्यू क्या थी, T1, T2, T3 ऐसे ही थी ना। तो अगर मैं T को रियल नंबर लेना है कोई भी T, तो मैंने 0 ले लिया। जब मैंने 0 ले लिया तो मेरे पास ये कंडीशन क्या बनी, थीटा बाय पॉइंट P एट 0 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ 0P, मतलब जो इंटरवल में, ठीक है, अगर मैं 0 को मैप करती हूँ मैनिफोल्ड में, तो उसके द्वारा जो मेरे पास कर्विंग आ रही है वो किसके बराबर हो जा रही है, वो हो जा रही है, अगर मैं T0 ले लेती हूँ फाई P वाली मैपिंग में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई 0P, ठीक है। और अगर फाई को मैं 0P ले लेती हूँ तो ये किसके बराबर आएगा, ये P के ही बराबर आ जाएगा, क्यों, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, मुझे P दे रहा है, तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि जो मेरा पॉइंट P है, ठीक है, मेरा पॉइंट P है, वो कुछ नहीं है, वो थीटा P एट 0 है, ठीक है, वो फाई 0 एट P है, क्लियर है। देन तो क्या हो रहा है, देखो, अब मुझे खाली एक पॉइंट मिल रहा है E वाली मैपिंग से, तो दैट मीन्स कि अगर मुझे वो पॉइंट मिल रहा है तो उसके द्वारा जो कर्व है वो एक पॉइंट ही होगी, है ना। अगर वो एक पॉइंट ही बना रही है तो जो XP है, मैं XP को रिप्लेस कर सकती हूँ एक वेक्टर फील्ड से। एक टेंजेंट वेक्टर को मैं वेक्टर फील्ड से रिप्लेस कब कर सकती हूँ, जब मेरे पास T 0 होगा, ठीक है। तो यानी ये जो XP है फॉर T इज इक्वल्स टू 0, ये इसी पॉइंट पे क्या बना देगा, एक वेक्टर फील्ड बना देगा, ठीक है, जैसे हम टेंजेंट स्पेस लेते थे ना, ठीक है। तो ये वेक्टर फील्ड बना देगा ऑफ मैनिफोल्ड M। तो इसी वेक्टर फील्ड को, जो वेक्टर फील्ड बना है हमारा एट T इज इक्वल्स टू 0, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, इंड्यूस्ड वेक्टर फील्ड ऑन M, ठीक है। या तो इसे इंड्यूस्ड वेक्टर फील्ड ऑन M बोल देंगे, या क्या बोलते हैं इसे, इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई T बिलोंग्स टू R ऑफ M। क्लियर है, अब पता लगा इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो बस छोटी सी बात थी ये, चीज़ें आसान होती हैं, बस ये हमें समझ नहीं आती, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है एक रिमार्क क्या कह रहा है, कहता है लेट f बिलोंग्स टू C इन्फिनिटी M, मतलब f कोई हमारे पास फंक्शन है जो कि क्या है, C इन्फिनिटी M है, मतलब कि उसके हर एक ऑर्डर के डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं फंक्शन के, और वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। देन क्या होगा, देन किसी भी पॉइंट P के लिए जो कि M को बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए, ये जो इन्फिनिटेसिमल वेक्टर फील्ड X है ना, इसका मैं उस F के साथ इंटू करा देती हूँ जब, और ये मैं वेक्टर फील्ड को चेक करती हूँ एट पॉइंट P पे, तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, XP F के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो इससे मेरे पास एक्स पी एट एफ आ गया। तो इस एक्स पी एट एफ को, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाएगा बराबर। अब ये किसकी कंडीशन लग जाएगी, ये मैनीफोल्ड थ्योरी, डिफरेंशियल मैनीफोल्ड थ्योरी की कंडीशन लग जाएगी। कैसे लगेगी देखो, क्योंकि ये जो एक्स पी एफ है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये इसका थीटा पी टी का डेरिवेटिव के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये इंटेग्रल कर्व बन जाता है, ये डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है, तो इसकी वैल्यू मैं एट टी इज इक्वल्स टू 0 देखूंगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी से माल है। ठीक है, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव देख रही हूँ डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ थीटा पी टी एट टी इज इक्वल्स टू 0, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा दो, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 एफ एट थीटा पी टी माइनस एफ पी अपॉन टी। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा इसी चीज़ के। इस इक्वेशन को मार्क कर लो स्टार। ठीक है, अब यानी एक्स एफ पी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई। तो सिंस फाई टी इज़ अ डिफ्यूमोर्फिज्म और फाई टी मेरे पास है डिफ्यूमोर्फिज्म, देयरफॉर जो मेरे पास ये इक्वेशन आई है, ठीक है, डिफ्यूमोर्फिज्म मतलब कि वो डिफरेंशिएबल है। तो यानी ये जो एक्स एफ है ये क्या बन गया, एक स्मूथ फंक्शन बन गया मेरे पास। ठीक है, ऑन मैनीफोल्ड एम। क्लियर है, आगे देखिए। तो वो अगर मैनीफोल्ड एम पे स्मूथ फंक्शन बन गया तो दैट इम्प्लाइज व्हाट, दैट इम्प्लाइज दैट द इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन एक्स है ऑफ वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाई टी, ये भी क्या है, स्मूथ है। ठीक है, मतलब जो मेरा वेक्टर फील्ड था, जो इंड्यूस्ड वेक्टर फील्ड है, जिसे हम इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं एक्स फाई टी का, वो भी क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एक्स एफ है वो भी मेरा स्मूथ आया है। ठीक है, रिमार्क 3 देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट द ऑर्बिट थीटा पी इज द इंटीग्रल कर्व ऑफ द इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन एक्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इसी से तो हमने समझा है कि जो मेरा थीटा पी है वो क्या है, इंटीग्रल कर्व का कंसेप्ट है। ठीक है, तो वो इंटीग्रल कर्व किसका है, जो हमारा इंड्यूस्ड वेक्टर फील्ड है, यानी इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक्स, उसका है वो ऑर्बिट। ठीक है, थीटा पी। फोर्थ रिमार्क देखिए, फोर्थ रिमार्क कह रहा है a vector field x which is an infinitesimal transformation of one parameter group of transformation of manifold M, इसको बोलते हैं complete vector field। तो complete vector field क्या होता है, हमारा infinitesimal transformation ही है वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसे हम फाई टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो infinitesimal transformation of वन पैरामीटर ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाई टी ऑफ मैनीफोल्ड M, इसको हम क्या बोलते हैं, complete vector field। ठीक है, आगे है एक लेमा जिसे हम कल प्रूफ करेंगे। ओके, लेमा का प्रूफ नहीं है तो खाली स्टेटमेंट ही है। देखिए क्या कह रहा है, कहता है लेट थीटा वन एंड थीटा टू बी इंटेग्रल कर्व्स ऑफ वेक्टर फील्ड एक्स। ठीक है, तो थीटा वन थीटा टू मतलब थीटा वन हमारा आई इंटरवल से मैप कर रहा है, ठीक है, और थीटा टू मान लो जे इंटरवल से मैप कर रहा है। तो थीटा वन थीटा टू मैंने दो इंटीग्रल कर्व्स ले ली। ठीक है, किसकी, वेक्टर फील्ड एक्स की, जो कि डिफाइंड है ओपन इंटरवल्स आई एंड जे पे रिस्पेक्टिवली। याद रखें ये जो इंटरवल्स है ओपन है, ठीक है, तभी इसमें इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, वैसे क्लोज में भी होंगे, लेकिन ओपन लेने का मतलब कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, जो कि 0 को कंटेन कर रहे हैं, मतलब दोनों इंटरवल में क्या है, 0 0 मौजूद है। तो अगर मेरे पास क्या हो जा रहा है कि अगर थीटा वन एट 0 मेरे पास थीटा टू 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, मतलब ये जो दो कर्व्स हैं वो 0 पॉइंट पे मर्ज कर रही हैं, इक्वल आ रहे हैं उसकी वैल्यू, देन मैं कह सकती हूँ कि जो थीटा वन है ना वो थीटा टू के ही बराबर है उस हर एक पॉइंट के लिए जो आई और जे में कॉमन होंगे। ठीक है, तो आई और जे में जो पॉइंट्स कॉमन होंगे वहाँ पॉइंट्स पे जो मेरा थीटा वन वाला मैपिंग है वो थीटा टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कब होगा, जब मेरे पास थीटा वन एट 0 बराबर होगा थीटा टू एट 0 के। जैसे ये देखें, मान लिए मेरे पास आई इंटरवल है -3 to 1 और जे इंटरवल है -2 to 2, तो कॉमन पॉइंट्स क्या हुआ, कॉमन पॉइंट हो गया -2, है ना, -2 कॉमन पॉइंट हो गया और 1 भी कॉमन पॉइंट हो गया। तो आई इंटरसेक्शन जे मेरे पास आ गया -2 1, तो यहाँ क्या होगी, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू हो जाएगी।
ठीक है। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को अपने क्लासमेट्स में भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।